हो गई थी नेटवर्किंग में। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। इसमें दो सर बोर्ड एकदम ब्लर है। ब्लड है यस सर। क्लियर कुछ नहीं दिख रहा है सर। मनोज जी। यस सर, बोर्ड ब्लर है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। लैग हो रहा है आपका वीडियो। ओके ओके, हम बुला रहे हैं उनको। मनोज जी। सर क्रिस्टलाइन का पहला पॉइंट क्या लिखा है? मैं बताया हूं, फर्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब कि दोनों में क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। मनोज जाइए। फर्स्ट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए अरेंज होते हैं, एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज होते हैं। लेकिन एमॉर्फस में उनके पार्टिकल्स पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, जिगजैग अरेंजमेंट होता है, खुजाड़ होता है। इसको यहाँ ठीक बच्चों को ब्लड दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे पूछे, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लड दिख रहा है। सर डीएसएलआर लगाइए। अब बेटा ठीक हो गया? नो सर, क्लियर ब्लर है पूरा, दिखाई दे रहा है। और खराब हो गया, और खराब हो गया सर। और खराब, ठीक है। इसको कैसे ये सर दिख ही नहीं रहा है। सर एमॉर्फस का सेकंड पॉइंट बताइए। एमॉर्फस का सेकंड पॉइंट बताया मैंने बताया। अगर आप क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड को कट करते हो तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो होते हैं एक रेगुलर सरफेस से हम कट कर सकते हैं उसको। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कट विथ ए रेगुलर सरफेस, बिल्कुल सही ढंग से कटेगा, क्योंकि the constituent particles are arranged in a certain pattern, but in amorphous solid the constituent particles are not arranged in a certain pattern. That's why they cannot cut through a regular surface, नहीं कर सकता है, उसके लिए irregular surface ही कटेगा। ये लिखा मैंने, can cut through a irregular surface। हर बताया मैंने। सर इसके लिए कोई वर्ड नहीं है? किसके लिए सर? जैसे क्लीवेज है ना रेगुलर सरफेस में कट होने के लिए, क्लीवेज का मीनिंग ही होता है कट से विस्तार सरफेस, ठीक है ना? हाँ तो सर उसके लिए नहीं है, एमॉर्फस के लिए नहीं, इसके लिए इरेगुलर सरफेस है, यूज कीजिएगा इरेगुलर। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है, मतलब कहने का है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैन melt at a certain temperature, that is, they must have a sharp melting point. Sharp melting point. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक certain point पर, certain temperature पर मेल्ट करना शुरू करेंगे. That's why they have a sharp melting point. But amorphous solid starts melting over a certain range of temperature. फिक्स नहीं इनका है, एक रेंज के बीच में मेल्ट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बार जान लो, having not sharp melting point starts melting over a range of temperature. Dear friends, do you know natural rubber? नाम सुना है आप लोगों ने? Natural rubber can work between 10 degree Celsius to 6 degree Celsius. कहने का मतलब है कि नेचुरल रबर एक 10 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में वो सही रहता है। अगर 10 से कम रहेगा तो हो जाएगा ब्रिटल, टफ, इतना हो जाएगा टूट जाएगा। और 60 से एबव का टेम्परेचर तो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो सॉलिड सब्सटेंस है ही नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि अमोर्फस सॉलिड का
मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, दे स्टार्ट्स मेल्टिंग ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर, के बीच में मेल्ट शुरू करता है। फोर्थ कह सकते हो आप, crystalline substance, solid substance are also called short range order solid, sorry, long range order solid, whereas amorphous solid substances are called short range order solid. Long range order and short range order. Short range order. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस वो कहते हैं हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमोर्फस कहते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी कल बताया ना रबर की बात कहा मैंने, वो काम करता है सही ढंग से 10 डिग्री से लेकर के 60 के बीच में। अगर 10 से कम हुआ तो 6 से एबव हो गया तो उनकी प्रॉपर्टी में चेंज आना शुरू करता है। इसे कहते हैं इसको हम लोग शॉर्ट रेंज और सॉलिड लॉन्ग रेंज। नाउ फिफ्थ, आई एम गोइंग टू डिस्कस a new property that is called isotropic and anisotropic. समझना है इस चीज को। सर एम्फोरिक का सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? इसका एम्फोरिक का, एमोर्फस का, एम्फोरस का, हाँ सर, एमॉर्फस का सर। एमोर्फस का लिखा है having not sharp melting point, starts melting over a certain range of temperature. उनकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती है, एक सर्टेन रेंज के बीच में वो मेल्ट करना शुरू करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। फिफ्थ मीन्स यू कैन से दैट amorphous solids are called isotropic, whereas crystalline solids are called anisotropic. Isotropic. And anisotropic. What do you know the term isotropic? देखो, some physical property of the solid substance, like you can say that their electroconductivity, thermal conductivity, mechanical strength, refractive index, like their values remain same in all direction in case of amorphous solid. That's why they are known as isotropic, and this property known as isotropy. This property is called isotropy. Please समझ लो एक बार। In amorphous solid, they are called isotropic because there are some physical properties. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लाइक दैट। इनका वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम होता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसोट्रोपिक, एंड दिस प्रॉपर्टी नोन एज आइसोट्रोपी, ISOTROPY. ऑन द अदर हैंड, crystalline solids are called anisotropic. It means the value of these physical properties are not remain same in all direction. इन physical property का value सभी डायरेक्शन में सेम नहीं रह पाता है। That's why they are known as anisotropic, and this property known as anisotropy. Hence, amorphous solids are isotropic and crystalline solids are anisotropic. That means amorphous solids are also called pseudo solid or supercooled liquid. ध्यान रखिएगा। 6 difference. Amorphous solids also called supercooled liquid or pseudo solid. Pseudo means mock, false. सर आइसोट्रॉपिक वाला पॉइंट नहीं समझ में। आइसोट्रोपिक का पॉइंट बताया मैंने। ये आइसोट्रोपिक वर्ड रिलेटेड टू एमोर्फस सॉलिड है।
इसमें जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं सॉलिड सब्सटेंस का, जो बताया एग्जाम्पल आपको, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइक दैट, इनका वैल्यू हर एक डायरेक्शन में सेम होता है. इट्स वैल्यू रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन. या आइसोट्रोपिक, आइसो मींस सिमिलर. On the other hand, in crystalline substance, the value of these physical properties are not remain same in all directions. That's why they are known as anisotropic. crystalline में सेम नहीं होता है इसलिए anisotropic, और amorphous में सेम होता है इसलिए isotropic. नेक्स्ट पॉइंट बताया मैंने, amorphous solids are also called supercooled liquid. तो इस को डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड. कुछ दिख नहीं रहा है सर. देखो, amorphous solids also called supercooled liquid और pseudo solid. Pseudo means false, mauve, जो दिख रहा वो नहीं है. Why they are called supercooled liquid? यहाँ ध्यान दीजिए. Why amorphous solids are called supercooled liquid? ध्यान दीजिए. अभी बताया था कि एग्जाम्पल ऑफ amorphous solid में है आपका ग्लास. If we examine the old glass window panes, किसी पुरानी बिल्डिंग में अगर ओल्ड विंडो ग्लास पर लगा होता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका लोअर पार्ट, बॉटम पार्ट होता है थिकर एंड अपर पार्ट होता है थिनर. As you go down, the bottom becomes thicker and thicker. Why? Because glass have tendency to flow down. वो लंबे समय से वर्टिकल है तो नीचे की ओर फ्लो कर रहा है, इसलिए बॉटम होता है थिकर. एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड. सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, बता रहे वही. अभी मैंने बताया कि अगर आप ओल्ड विंडो ग्लास पैन को कंसीडर करोगे, जो ओल्ड बिल्डिंग में लगा हुआ है, बहुत दिनों से वर्टिकल है, तो अब ग्लास पैन को देखोगे कि लोअर पोर्शन में बॉटम होता है थिकर और ऊपर होता है थिनर. क्यों? नीचे क्यों थिक हो जाता है? क्योंकि उनकी टेंडेंसी है धीरे धीरे फ्लो करने का. क्योंकि ग्लास एग्जांपल ऑफ amorphous solid and that's why they are known as super cooled liquid. और लिक्विड टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, इसीलिए ओल्ड विंडो ग्लास पैन becomes thicker at the bottom and thinner at the top. Whereas crystalline solids are called true solids. सर ये फ्लोइंग जो प्रॉपर्टी है गैस सुपर कूलिंग वाला, उससे सर ग्लास में ही होता है. हाँ, ग्लास में होता है. ये ग्लास में ऑब्जर्व होता है, इसलिए कहते हैं ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड भी ध्यान रखेगा इसको. सर तो अगर वही ग्लास को हम लोग वर्टिकली अगर टेबल पे काफी लंबे टाइम तक अगर रखेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी दिखेगा? नहीं, अगर उसको वर्टिकल नहीं रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो फ्लो कैसे करेगा? उसके लिए वर्टिकल होना जरूरी है. ओके सर. धीरे धीरे से फ्लो करेगा. ग्लास पैन में होता है लंबे समय से वर्टिकल, इसलिए फ्लो कर देता है. अगर चारों तरफ से बॉटम पर रखा रहेगा तो फ्लो नहीं करेगा वो ना. इसलिए कहते हैं इसको सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड, इसे कहते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन crystalline solid and amorphous solid. Right? Yes, friends, now I am going to classify the crystalline solids. Classification of crystalline solids. Crystalline solids can be classified into 4 major parts. को बता रहा हूं, वो देखिए आप. सर ट्रू सॉलिड्स नहीं बताया आप. ट्रू सॉलिड्स का मीनिंग ही है कि उसके प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होगा. आप लंबे समय तक रख दोगे तो जो पहले रहेगा वो लास्ट में रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा. लेकिन ये तो स्यूडो सॉलिड है, मॉक फॉल्स,
जो दिख रहा है वो है नहीं, इसलिए उसमें चले जाता है। दोनों में फर्क यही है। इसलिए क्रिस्टलिन को आते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड और एमोर्फस को आते हैं हम लोग स्यूडो सॉलिड, राइट। Next, classification of crystalline solids. Dear friends, crystalline solids are classified into 4 parts. First, molecular, molecular crystalline solid. Second, ionic, covalent फोटो solid. बहुत ब्लर हो गया एकदम, सब फोटो पूरा ब्लर हो गया, वीडियो एकदम साफ नहीं आ रहा है? नहीं सर, एकदम पूरा ब्लर हो गया। no sir, बिल्कुल नहीं आ रहा। मनोज जी, सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना। मनोज शुरू से ही जी, क्लियर नहीं है सर। सर सेंटर पे लिखिए, बहुत ऊपर हो जा रहा है। और नीचे लिखें। सर मॉलिक्यूलर के बाद क्या है? नीचे लिख रहा है। 2 मिनट तो बचा सर, छोड़िए ना। फर्स्ट है मोलेकुलर सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है मोलेकुलर सॉलिड, सेकंड है सर थोड़ा बड़ा लिखिए। कोवैलेंट सॉलिड, थर्ड है आयनिक सॉलिड एंड फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। देखो, वी आर द 4 पार्ट्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट मोलेकुलर, सेकंड कोवैलेंट, थर्ड ionic, fourth metallic solid. The constituent particles of molecular solid, that is molecules, constituent particles of molecular solid is molecules. Constituent particles of covalent solid is atoms. Constituent particles of ionic substance, that is ions. Just friends, what is the difference between atoms and ions? Anybody else? What is the difference between atoms and ions? Hello, sir. Sir, atoms Sir, are neutral, atoms are but neutral ions and have charges. Ions are charged. So atoms are non-charged particle, but ions are charged particle, but atoms are non-charged particles. Okay, very good. Atoms are electrically neutral, but ions are charged particles, either positively or negatively charged particles. So, constituent particles of ionic solids are ions, that is maybe cation or anion. तो दिखा रहा है उसको।